हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो ये जो यूपीटर प्लस सी का लेक्चर चल रहा है, इसमें हम लोग इंडियन इकॉनमी देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। और उसमें अब तक हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिया है। पहला जो था वो पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग था, और दूसरा था हरित क्रांति। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है आपने तो। और आज जो हम वीडियो देखेंगे, टॉपिक कवर करेंगे, वो होगा दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन और फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। तो ये हम टॉपिक देखेंगे, और इसी के साथ हम लोग देख लेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो ये दो टॉपिक रहेगा आज के वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 से 18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो ऑप्शन दे रखा है ए जर्मनी, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा देश जो था भारत, यही 2017 से 18 के बीच देश में ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक था। और इसके बाद से यूएसए था, फिर इसके बाद से पाकिस्तान, फिर चीन, और लास्ट में ब्राज़ील था 5वें नंबर पे। लास्ट में नहीं था, 5वें नंबर पे था। इसके बाद भी और भी देश रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है ए नॉर्मन एडबर्ग, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी बलवंत राय मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक जाना जाता है, और एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक जाना जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण प्रथम 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल यानी बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो ऑप्शन दे रखा है ए यूरोपीय संघ, तब ईईसी था, और नेक्स्ट जो ऑप्शन बी है ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और सी है खाद्य और कृषि संगठन, और डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ को दुग्ध क्रांति के प्रथम चरण में इस विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से ये जो स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बिक्री के वित्त पोषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन है ए कोलकाता, बी है बेंगलुरु, सी है मुंबई, और डी है चेन्नई। तो जो बेंगलुरु है ये दुग्ध क्रांति के प्रथम चरण में ये इस ऑपरेशन फ्लड का हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बेंगलुरु। और ऑपरेशन फ्लड में भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों से लिंक किया गया था। तो पहला दिल्ली था, दूसरा मुंबई था, तीसरा कोलकाता था, और चौथा चेन्नई था। और इन सभी उपभोक्ताओं को इस ऑपरेशन फ्लड से जोड़ा गया था, लेकिन बेंगलुरु को नहीं जोड़ा गया था। तो इसी के साथ हमारा जो दुग्ध क्रांति या फिर दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड का टॉपिक का PYQ कंप्लीट हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं अपना बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे आप ज़रूर देखें, और वीडियो पूरा का पूरा देखिए, और लाइक भी कर दीजिए अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिटकॉइन क्या है? तो ऑप्शन ए है डेटा संग्रहित करने की एक डिवाइस, बी है डेटा मापने की एक इकाई, सी है चिप्स के बारे में एक नियम, और डी है डिजिटल मुद्रा का एक रूप।
तो बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल मुद्रा का रूप है, मतलब ये एक टाइप का डिजिटल कॉइन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है, ए घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, बी चल पूंजी, और सी है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, और डी है घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो जो अवमूल्यन है ये क्या है, अन्य जो देश हैं करेंसी के, उनके करेंसी के मुकाबले अपने जो देश का करेंसी है उसका वैल्यू कम करना ही हमें क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। और ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान असंतुलित की स्थिति में हो और मुद्रा के अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश के आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं, और इसी की वजह से देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो M1 दे रखा है, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा की इंगित करता है। और जो M4 है ये क्या है, M3 प्लस डाक घर की जमा को इंगित करता है। और उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है। तो इसमें बताना है M1 और M4 इन दोनों में से कौन से सही हैं। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, ए केवल एक, बी केवल दो, और ऑप्शन हैं यहाँ पे सी केवल एक और दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। हमारा जो है ये M1 का जो ये मुद्रा आपूर्ति जो मापन है ये केवल मेरा M1 सही है और M4 यहाँ पे गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो RBI द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यवाही समूह द्वारा वर्ष 1977 में प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार मुद्रापूर्ति के संदर्भ में 4 समुच्चय स्वीकार किए गए थे, जो इस प्रकार हैं। जैसे जब M1 नापा जाता है तो जनता के पास उपलब्ध मुद्रा है जितना, और बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा है जितना, डिमांड उनके पास जमा रहता है, और RBI के पास अन्य जमा, ये तीनों को मिला के हम M1 का कहते हैं, M1 कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और फिर हमारा जो दूसरा आ जाता है M2, इसमें M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत जमा। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में आपके कुछ मनी है उसको हम M1 के साथ जोड़ देंगे तो हमारा M2 निकल के आ जाएगा। और फिर जो M3 होता है तो इसको M1 में जनता की बैंकों के पास सावधिक जमाएँ को जोड़ दिया जाता है। और जो लास्ट हमारा है M4, ये M3 में हम डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं, और जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, यानी जो सर्टिफिकेट है उसे छोड़कर ये केवल डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमा जितना है उसको हम M3 के साथ जब जोड़ देंगे तो हमारा M4 मिल जाएगा। और जो M1 को संकीर्ण मुद्रा यानी नैरो मनी कहा जाता है, और M3 को वृहण मुद्रा या व्यापक मुद्रा यानी ब्रॉड मनी कहा जाता है। और रेड्डी कमेटी वर्ष 1998 की संस्तुति के पश्चात मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में M0, M1, M2, M3 और मौद्रिक समुच्चय को स्वीकार किया गया था। उससे पहले M1, M2, M3, M4 चलता था, लेकिन यही रेड्डी कमेटी के बाद M0, M1, M2, M3 ला दिया गया। और ये जो M1, M0 है इसको देख लेते हैं क्या है। ये चलन में मुद्रा प्लस बैंकों का RBI के पास जमा और RBI के पास अन्य जमा, इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा M0 फैक्टर मिल जाएगा। और फिर जो M1 होता है ये जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में जमा मांग और RBI के अन्य जमा को जोड़ देंगे तो हमारा M1 मिल जाएगा। M2 मिलेगा, M1 को पोस्ट ऑफिस बचत जमा के साथ जोड़ देंगे, और M3 को हम जोड़ देंगे M1 के साथ। M3 इक्वल टू हो जाएगा फैक्टर, M1 के साथ हम जोड़ देंगे जनता की बैंकों के पास सावधि जमाएँ। तो ये हमारा M0, M1, M2 और M3 फैक्टर हो गया। ये कब से लाया गया, तो 1998 से लाया गया। किस कमेटी के द्वारा, रेड्डी कमेटी के द्वारा। और इससे पहले हमारा कौन सा चलता था, तो इससे पहले हमारा 1977 में जो RBI द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यकारी समूह द्वारा ये लाया गया था। तो इसमें M1, M2, M3 और M4 फैक्टर स्वीकार किया गया था और उसको रिप्लेस कर दिया गया M0, M1, M2, M3 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना,
किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेशकों में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ऑप्शन दे रखा है ए व्यक्तिगत कर, बी निजी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, सी शेयरों की कीमत और डी ब्याज दर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के मतलब निजी निवेश से ही हमें फलस्वरूप में अधिक संभावना होगी, निजी निवेशकों की वृद्धि में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दे रखा है यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। दूसरा है यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। और तीसरा है यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों के तीनों ये सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए दे रखा है देश में केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बी है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, और सी है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, डी है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो बैंक दर का अर्थ है कि देश में जो भी केंद्रीय बैंक है इनके द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर है वो जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए CRR, बी रिजर्व रेपो दर, और सी रेपो दर, डी SLR। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेपो दर, यानी रेपो रेट जो होता है इसे ही हम कहते हैं जब रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को पैसा उधार देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नगद आरक्षी अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है यह क्या होता है? तो ऑप्शन दे रखा है अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाएगा, और बी है अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा, सी है शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटाएगा, और डी है अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो जो CRR है ये अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा और जब ये बढ़ाया जाएगा तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है ए घटी हुई CRR और SLR, बी है ब्याज दर का विनियम, सी है नई पीढ़ी बैंक, और डी है वर्धित SLR। तो जो वर्धित SLR है ये बैंकिंग जो प्रणाली है भारत में उसके महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो वर्धित SLR है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता है, अन्य सभी विकल्प जो थे उसमें ये सुधार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो ऑप्शन दे रखा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और डी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था है NIBM ये भारत सरकार और रिजर्व बैंक की परामर्श से ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो ऑप्शन दे रखा है ये भारत सरकार, बी है RBI, सी है SBI, डी है राज्य सरकारें। तो जो मौद्रिक नीति है ये RBI के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो ऑप्शन ए है पूंजी पर रिटर्न, बी है चालू अनुपात, सी है परिसंपत्ति टर्नओवर, और डी है ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। तो जो चालू अनुपात है
ये क्या है, एक द्रव्यता अनुपात है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। तो जो वाणिज्य बैंक है ये कृषि और किसी संबंधित कार्यकलापों में सबसे अधिक उधार प्रदान किए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्य बैंकों द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान करता है, और सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों हेतु निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में इन बैंकों का योगदान निम्न है। जो कि वाणिज्य बैंक है 79.41%, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो कि 11.1% उधार प्रदान किए हैं, और उसके बाद से सहकारी बैंक है जो कि 9.49% लोन यानी उधार प्रदान किए हैं किसे, कृषि और संबंधित कार्यकलापों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए है दोनों बैंकों, देना बैंक, बी है कैनरा बैंक, सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी है विजया बैंक। तो जो विजया बैंक है इसे प्रथम चरण के दौरान राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो जो प्रथम चरण था बैंक राष्ट्रीयकरण का, इसके दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उनमें विजया बैंक का नाम नहीं था, जबकि देना बैंक, कैनरा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन दे रखा है ये 1977, बी 1947, सी 1965 और डी 1969। तो 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने ये दूसरे चरण के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का विलय कर 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बनाए। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक सहित कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ए है इनमें से कोई नहीं, बी है 14 और सी है 12, डी है 6। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में प्रथम चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन ए दे रखा है 4, बी 5, सी 6 और डी 8। तो दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। तो ऑप्शन दे रखा है बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, और बी है भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, सी है बैंकिंग विनियम अधिनियम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 है, ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। यही अधिनियम के तहत बैंकों को कैसे राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और उनके क्या नियम होंगे, वे सारा का सारा इसी अधिनियम में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। तो ICICI बैंक ने, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसने भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की जो पेशकश की थी, और ये वर्ष 1998 में लॉन्च किया गया था। और ATM सर्वप्रथम वर्ष 1987 में मुंबई में HSBC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग जो सेवा है वो 1998 में ICICI बैंक द्वारा लाई गई थी, और जो पहला ATM जो लाया गया था वो HSBC बैंक द्वारा 1987 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो जो फेडरल बैंक लिमिटेड है ये एक सार्वजनिक बैंक नहीं है भारत में, और इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक तीनों के तीनों
कौन से बैंक है, एक सार्वजनिक बैंक है भारत में, और इसे 23 अप्रैल 1931 को ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। ये निगम बैंक है, निगमित बैंक है, ना कि एक सार्वजनिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है, ये पंजाब नेशनल बैंक, बी कैनरा बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी सेंट्रल बैंक। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में ये सबसे बड़ा बैंक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और जो SBI है ये शाखा के मामले में, बाजार पूंजीकरण के मामले में और कुल जमा के मामले में, जो हिस्सेदारी के मामले है उसमें सब में सर्वाधिक है। तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो ये इसे इम्पोर्टेंट आप लोग मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था और इसी के बाद इसे भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो इसका मतलब कह दें हम राष्ट्रीयकरण हुआ ये 1 जुलाई 1955 को किया गया था और उसी समय इसका नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और जनवरी 2021 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक बनाया गया था। तो 2021 में ये 3 बैंक हैं, कौन कौन से? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को मिला के कौन सा बैंक बनाया गया था? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में और इसी के दौरान इसका नाम भी बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो सिडबी एक वाणिज्य बैंक नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये एक वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक लघु उद्योग और बैंक है और जो कि एक छोटी मोटी रकमों से रिलेटेड ये डील करता है। और जितने भी बैंक हैं HSBC, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक वाणिज्य बैंक की श्रेणी में आते हैं। और लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए सैन्य दल, बी सहकारी समितियां, सी है राष्ट्रीय नारी वाहिनी और डी है स्वावलंबन दल। तो जो भारतीय बैंक द्वारा एक कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास किया गया है जो कि एक छोटा सा महिलाओं का समूह है, उसी पर ये जो वित्त प्रयास है ये टिका हुआ है। तो इसका नाम है स्वावलंबन दल। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा FIBOR, बी है MIBOR, सी है LIBOR, डी है SIBOR। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MIBOR जो दर है, इसी में रिजर्व बैंक ने जो भी बैंकिंग संस्थाएं हैं उनको परिवर्तन करने का निर्देश दिया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म है मुंबई इंटरनेट आउटराइट रेट। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है सिडबी बैंक, बी है नाबार्ड, सी SBI और डी है RBI। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड, जो कि क्या है, एक संगठन है जो कि सभी जिलों के लिए भारत में ग्रामीण उधार योजना या फिर कृषि से रिलेटेड योजना तैयार करता है। तो आप जो भी इम्पोर्टेंट मार्क करते जाइए, सारा इसे मार्क कर दें। नाबार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है ये सारा आप इस इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए।
आपसे एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपको यूपीट्रिपल 25 में भी मिल जाएगा। और इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये भारत में सभी ज़िलों को के लिए एक ग्रामीण योजना तैयार करता है, कृषि से रिलेटेड हो या फिर लेन देन की या फिर लोन की, कोई भी अगर वित्तीय ज़रूरतें हैं ये सारा नाबार्ड उस पर काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1980 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी मिली थी। तो जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 का जो है, इसके अधिनियम 61 के तहत जो नाबार्ड है इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। तो अभी हमने देखा है जो नाबार्ड का विस्तृत रूप है ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अभी हमने देखा है ऊपर क्वेश्चन में नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। तो किस अधिनियम की हुई थी और कौन सा अधिनियम था वो ये भी बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये भी डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था है। तो सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कई बार रिपीट हो रहा है, तो आप ये भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नाबार्ड ही होगा। तो आप लोग नाबार्ड को इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, सारा का सारा बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के एग्ज़ाम में खासकर, क्योंकि यूपी में ज़्यादातर लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। तो नाबार्ड से रिलेटेड आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक, जिसे इंग्लिश में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बैंक कहते हैं, स्थापित हुआ था। तो ये कब स्थापित हुआ था। तो ये वर्ष 82 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वर्ष 1982 में। तो इसे जो बैंकिंग अधिनियम 1981 है, 1981 में ये पास हुआ था। इसी वर्ष के तहत वर्ष 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ताकि जो भी निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। और यह एक वैधानिक निगम है और जिसका पूर्ण स्वामित्व मतलब हकदार मतलब इस पे कंट्रोल किसका रहता है, भारत सरकार का रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है ये सिक्किम, बी मणिपुर, सी जम्मू है कश्मीर, डी है नागालैंड। तो जो सिक्किम है इसे छोड़ के हर एक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, लेकिन सिक्किम में नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो जो बंधन बैंक है ये एक माइक्रो वित्त कंपनी है जो अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। इसे 23 अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया और इसका मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा सही संयोजन नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही संयोजन सही संयोजन है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आरआरबी का जो उद्देश्य है ये कृषि अर्थ प्रबंधन है, ना कि आईडीबीआई का उद्देश्य है लघु अवधि ऋण। नाबार्ड का औद्योगिकी नहीं है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से है। आरबीआई है दीर्घावधि ऋण, ये केवल ऋण नहीं देती है, ये बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए नियम भी लाती है। तो केवल हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा। अगर सही सुमेलन देखा जाए तो इसमें जो आईडीबीआई है ये औद्योगिकी विकास बैंक है, जो नाबार्ड है ये टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि और समविन्ती ग्रामीण विकास संवर्धन है, और जो आरबीआई है ये मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना डेट देखा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और ये स्टार्टिंग में इसका जो मुख्यालय था ये कोलकाता में था, और वो वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया, और वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जो मास्टर कार्ड है इसे आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब मास्टर कार्ड, अगर कोई भी बैंक है अगर मास्टर कार्ड जारी करता है उस पर बैन लगा दिया गया था। और ये इसलिए लगाया गया था कि जो अमेरिका ये आधारित ये कंपनी है मास्टर कार्ड, और ये जो भी डेटा जनरेट होता था ग्राहकों का, ये क्या करती थी, ये सर्वर जो स्टोर करती थी वो डेटा, वो सर्वर भारत के बाहर था। तो सरकार ने इस जो डेटा था इसे भारत में ही रखने का आदेश दिया, लेकिन ये उस पर अमल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया है, और प्रेजेंट टाइम में मास्टर कार्ड जारी नहीं करता है कोई भी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो ये क्या होगा, अगर नकद कोषानुपात घटा दे तो जो साख सृजन है ये बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया होता है? तो ऑप्शन ए है वित्त सचिव, बी है वित्त मंत्री, सी है भारत के राष्ट्रपति, और डी है आरबीआई गवर्नर। तो जो 100 रुपये का नोट है ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा साइन किया जाता है। और 1 रुपये को नोट के छोड़कर ये 100 रुपये का नोट है, केवल 1 रुपये के नोट जो होते हैं उस पर वित्त सचिव, भारत के वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है, और 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट होते हैं सब पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो 10 रुपये पे किसका हस्ताक्षर होगा? तो आरबीआई के गवर्नर का ही हस्ताक्षर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, ये सही है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र बैंक और लोकपाल अंतर्गत आते हैं, ये नहीं सही है। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बहिष्करण है, ये भी गलत है। और ये शुल्क लेता है, ये भी गलत है। तो केवल हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो बैंकिंग लोकपाल है ये रिजर्व बैंक द्वारा एक नियुक्त अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायत का समाधान करता है, और उससे 1 रुपया शुल्क भी नहीं लेता है। और ये हर एक बैंक हो, ग्रामीण हो, सार्वजनिक हो, किसी भी टाइप का बैंक हो, सब में एक लोकपाल रहते हैं। आइए कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। तो ये जो बैंकिंग लोकपाल योजनाओं बैंक द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्यवाही करती है। और जो बैंकिंग लोकपाल हैं ये रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल अर्धन्यायिक प्राधिकारी है और विचार विमर्श के माध्यम से शिकायत के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों बैंकों और ग्राहकों को बुलाने का अधिकार है। अगर ये चाहे बैंकिंग लोकपाल तो कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो बैंक के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें भी बुला सकता है और ग्राहक को भी बुला सकता है। और इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। और जो बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायत का समाधान करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करता है। तो ये रहा बैंकिंग लोकपाल के बारे में कुछ पॉइंट। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है जिसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, ए मास्टर पे, बी मिनी पे, सी मैक्रो पे और डी माइक्रो पे। तो जो ये मशीन है जो एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है इसे माइक्रो पे कहा जाता है। और ये एक स्वाइप मशीन है जो कि पॉकेट की साइज़ की है, आप इसे पॉकेट में रख के कहीं लेके जा सकते हैं। तो मार्च 2023 में एक्सिस बैंक द्वारा ये जो माइक्रो पे है इसे सर्वप्रथम लॉन्च किया गया। और ये एक
पिन ऑन मोबाइल उपकरण है जो कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में परिवर्तित करता है। और ये जो पॉइंट ऑफ सेल पहले जो आते थे उससे 30% सस्ता है, जो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। तो ये टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए PDF वगैरह के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।